दिल्ली में हुए आतंकी धमाके में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। जिस सफेद हुंडई i20 कार में धमाका हुआ, उसे चलाने वाला था डॉक्टर उमर उन नबी, जिस पर फियादीन हमले करने का आरोप लगा है। साथ ही इसके तार तुर्की से जोड़े जा रहे हैं, जिस पर तुर्की का बयान भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी तुर्की के अंकारा में छिपे एक रहस्यमयी हैंडलर के संपर्क में था। इसका कोड नेम उकासा बताया जा रहा है। हैंडलर कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। दरअसल शुरुआत में इस धमाके को गैस लीक या तकनीकी खराबी बताया गया, लेकिन फॉरेंसिक जांच में कार में लगाए गए आईईडी के अवशेष मिलने के बाद इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। और इस कार में सवार शख्स की पहचान डीएनए टेस्ट से की गई है, जिससे पुष्टि हुई है कि कार में डॉक्टर उमर था। सबसे पहले उमर कौन था वो जान लीजिए, फिर बताते हैं कि तुर्की में बैठे कथित मास्टरमाइंड पर क्या कुछ जानकारी सामने आई है। दरअसल उमर ने 2023 में श्रीनगर से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई करके अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया था। वो अपने काम में ध्यान नहीं देता था और आए दिन अस्पताल से गायब रहता था। वहां से निकाले जाने के बाद उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ज्वाइन कर लिया। यहां से वो आतंकियों के संपर्क में आया और दिल्ली में कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। ब्लास्ट के बाद कार में मिली हड्डियों, दांतों और कपड़ों के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट उमर की मां के सैंपल से 100% मैच किया गया। इसके बाद केंद्र कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस घटना को आतंकी साजिश माना गया। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को जांच सौंप दी है। अब चलिए जानते हैं कि उमर का तुर्की कनेक्शन क्या सामने आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो जांच एजेंसियों ने उमर के फोन और लैपटॉप से एक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप शिशन की चैट हिस्ट्री बरामद की है। इस ऐप के जरिए उमर लगातार तुर्की के अंकारा स्थित हैंडलर उकासा से संपर्क में था। उकासा का अरबी में मतलब मकड़ी होता है। एजेंसियों को शक है कि शायद यह हैंडलर का असली नाम नहीं है, बल्कि उसकी पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक कोड नेम है। इसका ठिकाना अंकारा में पाया गया है और अधिकारियों का मानना है कि उसने वहीं से समूह की गतिविधियों, वित्तीय मामलों को हैंडल किया। सूत्रों का मानना है कि जैसे मोहम्मद का वरिष्ठ कमांडर हो सकता है। उमर को निर्देश मिले थे कि वह दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार को घुसाकर विस्फोट करे ताकि अधिकतम क्षति हो। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि उमर के अलावा फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के अन्य सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर आदिल और अन्य इस साल की शुरुआत में तुर्की की यात्रा पर गए थे। के पासपोर्ट से तुर्की के वीजा और टिकट बरामद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अंकारा में ही इनकी मुलाकात जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर से हुई, जहां उन्हें ब्रेन वॉश किया गया और ऑपरेशन के निर्देश दिए गए। तुर्की से लौटने के बाद इन डॉक्टरों ने देश भर में फैलने की योजना बनाई ताकि मॉड्यूल का एक ही जगह फोकस न हो। फरीदाबाद में मुजम्मिल की ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए, जो इसी मॉड्यूल से जुड़े हैं। जांचकर्ताओं का शक है कि फरीदाबाद में साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया और कार को गलत तरीके से हैंडल करते हुए विस्फोट हो गया। इसके अलावा उमर को ब्लास्ट से ठीक पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार में सीसीटीवी में i20 कार के साथ देखा गया। एक संदिग्ध ब्रेजा कार भी फरीदाबाद के पास खाली मिली, जिसमें मौत का सामान लदा होने का शक है। खुलासे के बाद तुर्की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के नेतृत्व वाली सरकार के संचार निदेशालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और तथ्यहीन बताया है। निदेशालय के सेंटर फॉर काउंटिंग डिस इन्फॉर्मेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा, भारत के कुछ मीडिया आउटलेट में जानबूझकर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि तुर्की आतंकवादियों को लॉजिस्टिक, आर्थिक या कूटनीतिक मदद देता है। ये सब एक दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत तुर्की संबंधों को नुकसान पहुंचाना है। बयान में जोर देकर कहा गया कि तुर्की हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए इसकी लड़ाई लड़ रहा है। तुर्की की भारत या किसी अन्य देश में कट्टरपंथी गतिविधियों से कोई भूमिका नहीं है। तुर्की ने यह भी संकेत दिया कि एनआईए की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन मीडिया ट्रायल को रोकने की मांग की।
वह जांच अब पाकिस्तान, कतर और तुर्की के संबंधों पर केंद्रित हो रही है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि जैश ए मोहम्मद को धन का स्रोत विदेशी चैनलों से मिल रहा है। उमर का जैश ए मोहम्मद से जुड़ाव टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए शुरू हुआ था, जहां एक संदिग्ध पोस्टर में राफेल जेट की तस्वीरें और धमकी भरे संदेश थे। इसके अलावा उमर की तुर्कमान जेट मस्जिद के पास की तस्वीरें भी बरामद हुई हैं, जो उसके कट्टरपंथी झुकाव को दर्शाती है। एक हिरासत में व्यक्ति से पूछताछ चल रही है जो बिहार से जुड़ा हो सकता है। एनआईए का मानना है कि यह मॉड्यूल बड़ा है और अन्य शहरों में भी ऐसी साजिशें रची जा रही है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट में जितने भी आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उन सभी की कड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। अभी तक 7 डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं जिनका आपस में किसी न किसी तरह संबंध है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि पाकिस्तान का नाम आखिर सरकार क्यों नहीं ले रही है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया। क्या इस देश में कोई भी आतंकी कार्रवाई बिना पाकिस्तान के रोल के, बिना उनके संलग्न हुए पॉसिबल है? और एक बात और भी है, अगर जैश ए मोहम्मद से लिंक जोड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तब इस पर विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी जी ने चेताया भी था कि किसी भी सिरफिरे आतंकी क्या हमें युद्ध में घसीट लेगा। लेकिन सरकार ने तब भी मेंटेन किया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने बड़बोलेपन में इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था? डिड ही पुट डेटरेंस ऑन इट्स हेड? और क्या आज वो अपनी बयानबाजी के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं? और एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि आतंकी हमला यह था, तो इंटेलिजेंस फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? आईबी क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह क्या कर रहे थे? और इतनी विफलताओं के बाद वो अपने पद पर, कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं? जितना भी कह लीजिए, एक बात शीशे की तरह साफ है कि यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। और यह देश बहुत सारे जवाब चाहता है जो सरकार दे नहीं रही है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।